हेलो गाइस, नमस्ते। मैं शरद चंद्र राय पुनः आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल शरद राय एजुकेशनल पॉइंट पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के विषय में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मेरे ख्यालों में ये जो 12 टेंस होते हैं, जैसे 3 टेंस के 4 उप टेंस होते हैं, 4 पार्ट जो होते हैं, सब मिलाकर के जो 12 टेंस होते हैं, तो सबसे इजीएस्ट पार्ट ऑफ टेंस इसको माना जाएगा। सबसे आसान वाला टेंस ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है, क्योंकि इसमें सिंगुलर, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक सिंगुलर और प्लूरल का भी थोड़ा सा उसके विषय में सोचना पड़ता था। इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं, केवल सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। थर्ड फॉर्म में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों? वाक्य ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सिंपल होता है, जैसे मेरे दादाजी किसान थे, मेरे पिताजी सरकारी नौकर थे। ठीक है, तो इसमें वाज और वेयर का सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल नंबर के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस टेंस में मेन रूप से जिसमें मुख्य क्रिया होती है, उस टेंसों का अध्ययन हम करने के लिए चल रहे हैं। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान यह से पहले ताकि ते लगा हो वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं, तथा कार्य के भूतकाल में हो जाने की भी पुष्टि होती हो। जैसे मैं पढ़ता था, मैं किताब पढ़ता था, तो मैं किताब पढ़ता था, ठीक है, था से पहले था है, लेकिन मैंने किताब पढ़ा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आएगा। मैं बाजार जाता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन मैं बाजार गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वे बागीचे में टहलते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वे बागीचे में टहले, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो कहने का सेंस ये है कि इनकी पहचान ये होती है, जिन वाक्यों में था थी थे से पहले ता थी ते लगे हों तथा कार्य को भूत में, भूत मतलब बीते हुए समय में होने की पुष्टि हो, ऐसे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। हम समझ रहे हैं कि आप लोग अब इसको समझ गए होंगे। उसके बाद इसके बढ़ाने के नियम क्या है? जिसे सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है सकारात्मक वाक्य, एसर्टिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा होता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं शब्द होता है। जैसे नकारात्मक वाक्य में कहीं भी नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना, और न तो प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक शब्द मतलब क्या, कहाँ, कैसे, ठीक है ना, इन शब्द का भी प्रयोग नहीं होता है। और प्रश्नवाचक नकारात्मक जो होते हैं वो तो बात ही अलग की है। तो मतलब केवल सामान्य सा कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सकारात्मक है, ठीक है ना। मैं पढ़ाता था, पास्ट इंडेफिनिट में बात किए, मैं पढ़ाता था, तो ये सकारात्मक शब्द है, ठीक है ना। इसमें नहीं शब्द नहीं है और प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले क्या रखते हैं कि सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद क्रिया की सेकेंड फॉर्म रखते हैं और उसके बाद से कर्म पूरा रखते हैं। दोस्तों, आप लोगों को मैं सुझाव दे रहा हूं कि क्रिया की 3 अवस्थाओं को आप लोग अधिक से अधिक याद कर लीजिए। अभी इसके बाद से कुछ जो क्रियाएं हैं उनको चेंज करने में, इसमें भी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो जैसे ईडी लगा करके जो बना लिया जाता है, ठीक है ना, और एक होते हैं जिनको याद करना पड़ता है। याद करने वालों का सिलेबस पढ़ा है, तो उसमें से कुछ को, जिसके कुछ लास्ट में वर्ड या लेटर ये आए, तो उन लेटर पर कैसे बनाया जाता है उसकी एक थोड़ी सी लिस्ट हम आपको बना करके देंगे। उसके क्या नियम है उसको बना करके देंगे। आप लोग तब तक ये जो है कि ये जो नियम है बनाने के, पॉजिटिव सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं या एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। हिंदी में उसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया लिखते हैं
और उसके बाद से मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं और अंत में कर्म रख देते हैं। दोस्तों इसको एक फार्मूला, छोटा सा रूप में फार्मूला के रूप में ऐसे नोट कर लें आप कि सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, दूसरे स्थान पे वर्ब क्रिया की सेकेंड फॉर्म और तीसरे स्थान पे कर्म पूरक आदि रखते हैं। इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले पेज में हम इसको एग्जाम्पल सहित बताने का प्रयास करने चल रहे हैं। हाँ दोस्तों, तो अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्यों के कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे मैं 1980 में वाराणसी में रहता था। तो जैसा नियम है कि सब सकारात्मक वाक्यों की पॉजिटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा कि मैं 1980 में वाराणसी में रहता था। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद से क्रिया की सेकेंड फॉर्म रखेंगे और उसके बाद से ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो देखिए, आई लिव इन वाराणसी इन 1980। ठीक, उसके बाद से वह जनरायन इंटर कॉलेज में पढ़ता था। इसमें सब्जेक्ट है ही स्टडीज इन जनरायन इंटर कॉलेज। ओके, फिर तुमने आज सवेरे स्नान किया। यू टूक बाथ टुडे इन द मॉर्निंग। वे प्रत्येक शुक्रवार को बाजार जाते थे। दे वेंट टू मार्केट ऑन एवरी संडे। हम बागीचे में टहलते थे। वी वॉक इन गार्डन। दोस्तों इसमें एक चीज को आप लोग देख रहे होंगे, चाहे सब्जेक्ट तो सिंगुलर नंबर में हो या प्लूरल नंबर में, इसमें क्या नाम है कि क्रिया की केवल सेकंड फॉर्म ही लगाई जाती है। ऐसा नहीं कि जो सिंगुलर नंबर में हो तो उसके साथ कुछ यस या यस लगाया जाए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाया जाता था, या किसी प्रकार की चेंजिंग हो, इसमें नहीं। एक चीज को और भी आप गौर कर रहे होंगे, देखिए वह जनरायन इंटर कॉलेज में पढ़ता था और काम ये भूतकाल में हो चुका है, या मैं 1980 में वाराणसी में रहता था। ठीक है ना, तो ये काम भूतकाल में समाप्त हो चुका है। लेकिन अगर जैसे कहा जाए कि वह जनरायन इंटर कॉलेज में पढ़ता, वह जनरायन इंटर कॉलेज में पढ़ा है, ठीक, तो पढ़ा है, ये भी काम खत्म हो गया है। तो इस सेंटेंस में और उस सेंटेंस में अंतर क्या है? वो प्रेजेंट परफेक्ट, काम खत्म हो गया है, लेकिन अभी उसका कुछ एक पार्शियल हिस्सा भी है जो पढ़ा है, और ये इसमें वो पढ़ा। ठीक, मैं 1980 में वाराणसी में रहता था और मैं 1980 में वाराणसी में रहा। मैं 1980 में वाराणसी में रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें केवल एक हूं, काम दोनों में खत्म हुआ है, ठीक, लेकिन केवल एक हूं आ जाने से वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत उसको कंसीडर करेंगे और इसमें काम को पूरा भूतकाल में समाप्त हो गया है, उसको समाप्त हो गया है, तो इसलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसको कंसीडर करेंगे। हमारा आशा है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में अंतर भी समझ गए होंगे। ठीक, अब क्या करने चल रहे हैं हम कि एक लिस्ट आप लोगों को दे रहे हैं। ऐसे आप लोगों को मैं पहले भी बताया हूं कि सुझाव दे रहा हूं कि अधिक से अधिक क्रिया के तीनों फॉर्म को याद कीजिएगा। कुछ टेंसेज में क्या होता है कि अगर क्रिया की तीनों फॉर्म याद रहती हैं तो सेंटेंस बहुत आसानी से बनाया जाता है। तो कुछ को तो रटना पड़ता है जिसका सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ नियम भी हैं जिसके एक थोड़ा सा हम नोट कराने आप लोगों को चल रहे हैं, उसको आप लोग नोट कीजिए। जैसे हाँ दोस्तों, तो ऐसे वर्ब का जो सेकंड फॉर्म बनाना है तो उसको मुख्यतः हम लोगों को याद ही करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी
आसानी के लिए कुछ इसके रूल रेगुलेशन को थोड़ा आप नोट कर लीजिए, जिससे सेकंड फॉर्म को याद करने में आसानी रहेगी। तो जैसे इसमें पहला नियम है कि अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट प्लस वावेल और फिर कॉन्सोनेंट से बना हो, पहले कॉन्सोनेंट हो फिर वावेल हो फिर कॉन्सोनेंट से बना हो, तो उसे सेकेंड फॉर्म में बनाने के लिए लास्ट वाले कॉन्सोनेंट लेटर को डबल कर देना चाहिए और उसके बाद ईडी लगा दिया जाता है। जैसे स्टॉप, स्टॉप में देखिए ये कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, ओ वावेल है, फिर से पी कॉन्सोनेंट है, तो पी को डबल कर दिया जाएगा, एस टी ओ डबल पी ई डी, इसका सेकंड फॉर्म स्टॉप होगा, लेकिन वो स्पेलिंग ये होगी कि डबल पी, पी को डबल पी में चेंज करेंगे और उसके बाद ई डी लगाएंगे। जैसे प्लान फिर आया तो प्लान को प्लान ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड आएंगे, उसको आप लोग इस हिसाब से लिखिएगा। लेकिन अगर जो वर्ड के अंतिम लेटर वाई एक्स और डब्ल्यू से समाप्त हो रहे हों तो उपरोक्त नियम लागू नहीं होता है। जैसे कॉपी, अब कॉपी पे डबल वाई ई डी नहीं लगाया जाएगा, ठीक है ना, तो कॉपी को हम कॉपीड लिखते हैं, ऐसे क्राई को हम क्राई लिखते हैं, नहीं लागू होगा। तो उसको क्या करते हैं कि जैसे कॉपी जो है तो कॉपी को अंतिम में वाई को हटा दिया जाता है और वाई का स्थान यहाँ और के लिखते हैं हम वाई, जैसे कॉपी को हम कॉपी लिखते हैं, वाई को हटा देते हैं, हटाकर आई लिखने के बाद ईडी लगा देते हैं। देखिए कॉपी को कॉपी लिखा जाएगा, क्यों, वाई को हटा के आई वहां लिख दिया जाएगा और लास्ट में ईडी लगा दिया जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द आ रहेंगे और ऐसा शब्द वर्ड कि जिसके अंतिम अक्षर को हम जोड़ दे करके बोलते हैं, तो उसके अंतिम अक्षर को हम डबल कर देते हैं और उसके बाद से ईडी लगा देते हैं। जैसे हम बोले प्रेफर, तो इसको लास्ट वाला अक्षर जो है आर को डबल आर में चेंज कर देंगे और ईडी लगा देंगे, ठीक है, प्रेफर तो प्रेफर। आशा है कि आप लोग इसको समझ रहे हैं। ऐसे जो भी वर्ड आएंगे इस हिसाब से बनाइएगा और बाकी मैक्सिमम वर्ड को आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। अब हम चल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ने के लिए। हाँ दोस्तों, अगर सेंटेंस नकारात्मक हो अर्थात उस सेंटेंस में उस वाक्य में नहीं शब्द आया हो, तो उसका हम ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, उसके लिए फार्मूला या स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद से डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म में ध्यान रखिएगा, जहाँ भी डिड नॉट आ जाता है, डिड आ जाता है, वहाँ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट रख देते हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल्स ले लीजिए और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। मैं 1980 में वाराणसी में रहता था। मैं 1980 में वाराणसी में नहीं रहता था नहीं रहता था। आई डिड नॉट लिव इन वाराणसी इन 1980। वह जनरल इंटर कॉलेज में नहीं पढ़ता था। He did not study in जनरल इंटर कॉलेज। तुमने आज सवेरे स्नान नहीं किया। You did not take bath in the morning। वे प्रत्येक शुक्रवार को बाजार नहीं जाते थे। They did not go to market on every Friday। हम बागीचे में नहीं टहलते थे। We did not walk in the garden। दोस्तों, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद
कुछ एग्जाम्पल, अब नेगेटिव सेंटेंस के बाद कुछ एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर लेते हैं। डाटा आप लोग ले लीजिए। हेलो गाइस, अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या उसके रूल रेगुलेशन है वो इस प्रकार से, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक होगा। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द आया हो, जैसे क्या, कहाँ, कैसे, ये शब्द आए हों, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो उससे संबंधित कुछ सेंटेंस के ऊपर कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है हम विचार करते हैं। नियम क्या इनका होता है कि सबसे पहले डिड का प्रयोग करते हैं, दूसरे स्थान पर सब्जेक्ट रखते हैं, तीसरे स्थान पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, चौथे स्थान पे ऑब्जेक्ट रखते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे क्या मैं 1980 में वाराणसी में रहता था। पहले स्थान पे डिड, तो डिड, उसके बाद से सब्जेक्ट है आई, मैं की अंग्रेजी आई होती है, रहने की अंग्रेजी लिव होती है, तो डिड आई लिव इन वाराणसी इन 1980। दूसरा है क्या वह जनरल इंटर कॉलेज में पढ़ता था। डिड ही स्टडी इन जनरल इंटर कॉलेज। क्या तुमने आज सवेरे स्नान किया। डिड यू टेक बाथ इन द मॉर्निंग। देखो दोस्त, टेक जरा स्टैंडर्ड इंग्लिश है, हाँ, अगर डिड यू बाथ इन द मॉर्निंग ये भी चलेगा। इस तरह से जहाँ भी टेक आया है आज के इस पास्ट इंडेफिनिट में, वहाँ केवल बात का भी प्रयोग किया जाएगा। जहाँ टेक बात है, टुक बात है, तो वहाँ क्या नाम है कि बात, टुक बात के स्थान पर बात कर देंगे, ईडी लगा देंगे बात के आगे, और सब जगह टेक बात है तो वहाँ केवल बात भी प्रयोग किया जा सकता है। क्या वे प्रत्येक शुक्रवार को बाजार जाते थे। डिड दे गो टू मार्केट ऑन एवरी फ्राइडे। क्या हम बागीचे में टहलते थे। डिड वी वॉक इन द गार्डन। आशा है कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब हम ऐसे वाक्यों का अध्ययन करने जा रहे हैं, चल रहे हैं कि जिसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस साथ साथ हो। उनके बनाने के क्या रूल हैं वो इस फार्मूले के हिसाब से आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले डिड का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट रखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक, इसमें 5 चीजें हैं। पहले स्थान पे डिड रखा जाता है, दूसरे स्थान पे सब्जेक्ट रखा जाता है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, उसके बाद से नॉट का प्रयोग किया जाता है, फिर चौथे स्थान पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी जाती है और 5वें स्थान पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे क्या मैं 1980 में वाराणसी में नहीं रहता था। डिड आई नॉट लिव इन वाराणसी इन 1980। क्या वह जनरल इंटर कॉलेज में नहीं पढ़ता था। डिड ही नॉट स्टडी इन जनरल इंटर कॉलेज। क्या तुमने आज सवेरे स्नान नहीं किया। डिड यू नॉट टेक बाथ इन द मॉर्निंग। और क्या वे प्रत्येक शुक्रवार को बाजार नहीं जाते थे। डिड दे नॉट गो टू मार्केट ऑन एवरी फ्राइडे। क्या हम बागीचे में नहीं टहलते थे। डिड वी नॉट वॉक इन द गार्डन। दोस्तों, इसके बाद से एक जैसे कोई ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता हो, WH फैमिली वाले जो सेंटेंस होते हैं, तो उनको हम कैसे बनाएंगे। उनको सबसे पहले क्या करेंगे कि उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले रख देंगे, बाकी रूल ये इस हिसाब से रहेगा, ठीक है ना। जैसे अगर जो मैं कहूं कि मैं 1980 में कहाँ रहता था, मैं 1980 में कहाँ रहता था, ठीक है, कहाँ रहता था, नहीं हटा दिया। मैं 1980 में कहाँ रहता था, तो अब यहां है वेयर डिड, इसको हम करेंगे
वेयर डिड आई लीव, आई लीव इन where did I live in 1980? In 1980 वह जनरानी इंटर कॉलेज में क्यों पढ़ता था, क्यों नहीं पढ़ता था? हाँ, वह जनरानी इंटर कॉलेज में, वह जनरायन इंटर कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ता था? तो यहाँ सिर्फ सिंपल सा वाई लिख दिया जाएगा, बाकी वैसे ही रहेगा। वाई डिड ही नॉट स्टडी इन जनरल इंटर कॉलेज। ठीक इसी प्रकार से और सब भी सेंटेंस आप लोग बना दीजिएगा। हाँ, बाकी रूल रेगुलेशन वैसे ही होते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सारे प्रकार के वाक्यों को मैंने समझाने का प्रयास किया है, और आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और दोस्तों, अगर ये मेरा प्रयास, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।